आज की क्लास में हम फिजिक्स का सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे इस साल का, जो कि डीओई ने रिलीज़ किया है गवर्नमेंट स्कूल के लिए, जो कि आपके फाइनल एग्जाम में जो इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, इसी तरह का डिज़ाइन होगा आपके क्वेश्चन का और इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आप इससे अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं उसके लिए, फाइनल एग्जाम के लिए। तो इसका डिज़ाइन पहले देखते हैं। इसके 3 आवर का ड्यूरेशन आपको मिलेगा और टोटल मार्क्स 70 मार्क्स का पेपर होगा ये, और 30 मार्क्स बचे जो आपके इंटरनल के मार्क्स होंगे। इसमें प्रैक्टिकल का होगा और आपके और भी बाकी चीज़ों का मार्क्स होगा, वो 30 मार्क्स इंटरनल। और इस टोटल क्वेश्चन पेपर में 33 क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन कंपलसरी है। 5 सेक्शंस में डिवाइड है ये, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, डी और ई, और सभी सेक्शन भी कंपलसरी है। सेक्शन ए में आपको 16 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसके अंदर 12 एमसीक्यू है और बाकी के 4 एसेशन और रीजन वाले क्वेश्चन हैं, जो कि सभी क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं। और सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन है जो कि 2 मार्क्स के हैं। सेक्शन सी में 7 क्वेश्चन है जो कि 3 मार्क्स के हैं। और सेक्शन डी में 2 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है जो कि 4 मार्क्स के हैं। और सेक्शन ई में 3 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है जो कि 5 मार्क्स के हैं। तो टोटल ये आपका 70 मार्क्स हो जाता है। तो पहले हम सेक्शन ए करेंगे, और ये जो फॉर्मूले, ये जो वैल्यूज़ दे रखे हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं अगर किसी भी क्वेश्चन में आते हैं तो। सेक्शन ए ये है, इसमें पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। द डायमेंशन फार्मूला ऑफ ए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और अगर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला आपको पता हो तो उसका डायमेंशन भी आप निकाल सकते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? ईटा को कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी से डिनोट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है प्रेशर अपॉन में वेलोसिटी अपॉन में लेंथ। तो इसका फॉर्मूला यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे एफ बाई ए प्रेशर है जो कि शेयर स्ट्रेस है, और वी बाई एल जो कि स्ट्रेन है, स्ट्रेन रेट है। आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं, प्रेशर अपॉन में स्ट्रेन रेट। ठीक है, तो अब आपको प्रेशर का फॉर्मूला पता होगा। एफ फोर्स का किस तरह से लिखते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एरिया का मीटर स्क्वायर, और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, और लेंथ का मीटर। तो इसमें सब मीटर कट गए और इसको सॉल्व करके आ गया टोटल केजी पर मीटर पर सेकेंड। तो केजी पर मीटर पर सेकेंड जो आया है टोटल, इसमें वो हम डायमेंशन फॉर्मूला में चेंज कर सकते हैं। केजी मतलब मास, मीटर मतलब लेंथ, और सेकेंड मतलब टाइम। तो यहाँ पे बी ऑप्शन में जो दे रखा है एम एल माइनस वन टी माइनस वन, तो ये आंसर करेक्ट होगा। और दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल द मोशन कैन द बॉडी बी कंसिडर्ड अप्रॉक्सीमेटली नॉट ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। कौन से एग्जाम्पल में बॉडी को हम कंसिडर कर सकते हैं, नहीं कर सकते कंसिडर अप्रॉक्सीमेटली पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह। हम मोशन में किसी ऑब्जेक्ट के फॉर्मूले में देखते हैं कि कोई भी बॉल है, कुछ भी है, तो हम उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट में की तरह देखते हैं। लेकिन इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है जिसको पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मान सकते? तो ए ऑप्शन दे रखा है रेलवे, रेलवे कैरेज। तो ये ट्रेन है जो कि मूविंग विदाउट जर्क बिटवीन टू स्टेशन। तो ये रेलवे काफ़ी लंबी होती है, इसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मान सकते। लेकिन बी सेक्शन में मंकी सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ मैन साइकिलिंग स्मूथली ऑन ए सर्कुलर ट्रैक, तो इसको भी पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं रेलवे के अकॉर्डिंग देखें तो। और सी जो तीसरा है, स्पिनिंग क्रिकेट बॉल टर्न शार्पली ऑन हिटिंग द बाउंड्री, बाउंड्री पे हिट करने के बाद ये शार्पली टर्न हो जाता है क्रिकेट बॉल। इस मोशन में भी हम क्रिकेट के बॉल को पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। और चौथा दे रखा है थम्बलिंग बीकर दैट हैज स्लिप ऑफ द एज ऑफ द टेबल, टेबल से स्लिप्ट हो जाता है बीकर, तो इसको भी पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है, इसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मान सकते, रेलवे। ठीक है, और थर्ड क्वेश्चन है, इफ द टेंशन इन द केबल सपोर्टिंग एन एलिवेटर इज इक्वल टू वेट ऑफ एलिवेटर, द एलिवेटर में भी टेंशन इन अ केबल सपोर्टिंग एन एलिवेटर। एक एलिवेटर है, एक केबल से सपोर्टेड है, वो उस केबल में जो टेंशन है उसके वेट के इक्वल है। वेट क्या होता है, एम जी, मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। तो टी टी इजकल टू एम जी है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके मास वेट जो है नीचे की साइड लगेगा, और टेंशन इसमें भी उतना ही है। लेकिन यहाँ पे पुली जो है, एलिवेटर में केबल केबल के ऊपर पुली होता है, पुली से कनेक्टेड होता है वो। पुली यहाँ पे अनलॉक हो जाता है, तो पुली रोल करता है, तो ये नीचे की तरफ आएगा क्योंकि टेंशन इक्वल है। अगर टेंशन ज़्यादा होता वेट से तब ऊपर जाता एलिवेटर, टेंशन इक्वल है इसलिए ये नीचे जाएगा। तो नीचे कैसे जाएगा ये, गोइंग अप, गोइंग अप तो नहीं जाएगा, गोइंग डाउन, हाँ डाउन जाएगा विथ इंक्रीजिंग स्पीड। और सी ऑप्शन दे रखा है गोइंग अप विथ यूनिफॉर्म स्पीड, ये भी नहीं। एलिवेटर फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, फ्रीली फॉल्स अंडर ग्रेविटी में कब होता है ये, जब कोई केबल होता ही नहीं लगा, केबल टूट जाती तो ये फ्रीली फॉल होता। ठीक है, इसका बी आंसर करेक्ट हो जाता है। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं।
ड्यूरिंग इनएलास्टिक कोलिजन। इनएलास्टिक कोलिजन मतलब इनएलास्टिक है, जो इलास्टिक नहीं है, जैसे मार्बल, वो इलास्टिक नहीं होते। अगर कोई बॉल है रबर की तो वो इलास्टिक कोलिजन होता है, और मार्बल जो होता है वो सॉलिड होता है बहुत ज़्यादा, उसे कहेंगे इनएलास्टिक कोलिजन, कंचे। ठीक है। और बिटवीन टू बॉडीज विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी ऑलवेज रिमेन कंजर्व। कौन सी क्वांटिटी कंजर्व रहती है जब दो बॉडी में इनएलास्टिक कोलिजन होता है? तो टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल लीनियर मोमेंटम, स्पीड ऑफ ईच बॉडी। तो यहाँ पे जब कोई भी बॉडी कोलिजन करता है इलास्टिक में, तो उसमें एनर्जी वेस्ट होता है साउंड और हीट के फॉर्म में, इसलिए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी तो नहीं हो सकता, ना ही मैकेनिकल एनर्जी। यहाँ पे टोटल लीनियर मोमेंटम उसका कंजर्व रहेगा, इसका आंसर ये है। ठीक है। और फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में मैच करना है कॉलम 1 को कॉलम 2 से। कॉलम 1 में दे रखा है रेडियस के बॉडी का, और कॉलम 2 में मोमेंटम ऑफ इनर्शिया दे रखा है। तो आपको मोमेंटम ऑफ इनर्शिया, आपने रोटेशन वाला चैप्टर पढ़ा होगा, तो उसमें देखा होगा एक टेबल दे रखी है, उसके अंदर स्फीयर का रेडियस, पहला है स्फीयर का रेडियस के अबाउट द सेंटर ऑफ मास। स्फीयर है कोई सा गोला, उसका मोमेंटम ऑफ इनर्शिया क्या होगा? उसका मोमेंटम ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 m² तो फर्स्ट को r के साथ मिलाएंगे, और डिस्क ऑफ रेडियस के अबाउट इट्स डायमीटर। और कोई डिस्क है, डिस्क और रिंग में डिफरेंस आपको पता होगा। डिस्क पूरी एक प्लेन होती है, जो कि पूरे में मास डिस्ट्रीब्यूट होता है उसके अंदर, एक पतली पतली रोटी की तरह, उसे डिस्क कह सकते हैं हम, है ना। और डिस्क ये है, उसका रेडियस के है, अबाउट इट्स डायमीटर। तो उसका एक्सिस कहाँ है, आपको ये ऊपर वाले में लिखा है अबाउट ए सेंटर ऑफ मास, यानी एक्सिस सेंटर ऑफ मास पे है स्फीयर के, और ये अबाउट ए डायमीटर लिखा है, तो इसका मतलब इसके डायमीटर के एंड पॉइंट पे इसका एक्सिस दे रखा है। एक्सिस यानी बाहर में है डिस्क के, है ना, जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हो, डायमीटर यहाँ पे है। तो इसके अकॉर्डिंग, ये तो स्टार्ट में दे नहीं रखा, तो आपको ये नहीं भी पता तो इसे छोड़ सकते हैं, आगे देखेंगे। रिंग ऑफ ए, इसको भी ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन ये एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है, आपको ट्रिक के साथ करना पड़ेगा, जो आपको पता है उसे देखना होगा। रिंग ऑफ ए रेडियस के अबाउट ए टेंजेंशियल एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स ओन प्लेन। तो कोई रिंग है जिसका रेडियस के है, ठीक है, उसके टेंजेंशियल एक्सिस के परपेंडिकुलर है। ठीक है, इस फिगर में आप देख रहे हो एक रिंग, उसका टेंजेंट उसके परपेंडिकुलर उसका एक्सिस है, तो इसका भी ड्राइव कर सकते हो। तो हम आगे देखते हैं इसका फोर्थ। सॉलिड सिलेंडर अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। एक सॉलिड सिलेंडर है जिसके परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो ये चार्ट में दे रखा है। इसका 1/2 m² होगा सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो पहले का r, चौथे का q, ऑप्शन में दे रखा है पहले का r, चौथे का q, ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, और ऑप्शन नंबर 1 में भी दे रखा है फर्स्ट का r, फोर्थ का q। तो ये सेकंड भी ऐसे है, 3 भी ऐसे है, ये कैसे हो सकता है? ये प्रिंटिंग मिस्टेक है इसमें, कहीं टाइपिंग मिस्टेक, तो हम फोर्थ ही लगाएंगे क्योंकि ये करेक्ट होगा, है ना, क्योंकि ये दो तो एक हो नहीं सकता। अगर हम ड्राइव करेंगे तो इसको और करेक्ट आंसर निकाल सकते हैं इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स क्वेश्चन देखते हैं। इफ वन मूव्स फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ टू द मून, व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन इट्स वेट। कोई भी अर्थ के सर्फेस से मून के सर्फेस तक जाता है, तो उसके वेट पे इफेक्ट क्या होता है? तो पहला ऑप्शन दे रखा है, पर्सन का वेट डिक्रीज होगा कंटिन्यूसली हाइट के साथ साथ फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ। ठीक है, और बी दे रखा है, वेट ऑफ ए पर्सन इंक्रीज विथ हाइट। इंक्रीज तो नहीं होगा, डिक्रीज ही होगा, तो बी ऑप्शन कट जाता है यहाँ से। और सी, वेट ऑफ ए पर्सन फर्स्ट डिक्रीज विथ हाइट देन इंक्रीज विथ हाइट ऑफ फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ। पहले तो डिक्रीज होगा फिर इंक्रीज होगा, इंक्रीज बाद में क्यों होगा? क्योंकि वो मून का भी तो कुछ ग्रेविटेशन फोर्स होगा, तो उस ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से उस ऑब्जेक्ट का मास, उस ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो इंक्रीज करने लगेगा बाद में। पहले डिक्रीज होगा फिर इंक्रीज, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके वेट पे इस तरह का इफेक्ट आएगा। और इंक्रीज तो होगा ही नहीं, डी ऑप्शन भी नहीं होगा, ना बी, और ए जो ये भी नहीं होगा। ठीक है, सेवन्थ क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द प्रोसेस डिस्क्राइब बिलो आर इरिवर्सिबल। कौन सा प्रोसेस इरिवर्सिबल है? पहले तो अब इसको रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल इसको समझना होगा। तो रिवर्सिबल क्या होता है? जो कि वापस से अपने पहली वाली स्टेट में पहुंच जाता है, उसे रिवर्सिबल कहते हैं। और जो जो कि अपने पहले वापस से अपनी स्टेट में ना पहुंचे, उसे कहते हैं इरिवर्सिबल। ठीक है, तो ए दे रखा है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है किसी आयरन रॉड का, उसको हथौड़े से मारते हैं तो, उसको हैमर करते हैं तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। आप सोच सकते हैं इसको, कि अगर किसी भी आयरन रॉड को हथौड़े से मारते हैं, वो गर्म हो जाता है, तो क्या वापस से अगर उसे बाद में ठंडा हो जाता है मान लो वो आयरन रॉड, फिर उसको गर्म करते हैं हम, तो क्या वापस से हैमर उसको पड़ जाएगा? नहीं, हैमर तो एक
फिजिकल फोर्स लगाना पड़ेगा उसको, फोर्स लगाना पड़ेगा, हथौड़े को उठा के उसको मारना पड़ेगा, तो अपने आप तो होगा नहीं वो। इसलिए ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, आयरन को हथौड़े से मार के गर्म करना। ठीक है, और बी ऑप्शन में दे रखा है गैस वाला, जो ये गैस है एक कंटेनर में है, छोटे कंटेनर में T1 टेम्परेचर के साथ, फिर उसको दूसरे बिग कंटेनर में डालते हैं, T2 टेम्परेचर हो जाता है। ठीक है, टेम्परेचर कम हो जाता है अगर बिग कंटेनर में डाल देंगे तो उसका प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो अगर वापस से गैस को T1 में डाल दे तो वापस से वो पहुंच जाएगा उतने टेम्परेचर पर। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, ये पहले वाली स्टेट में वापस पहुंच सकता है। और दूसरे में दे रखा है आइसोथर्मल एक्सपेंशन का, एक आइडियल गैस का, इन सिलेंडर फिटेड विद फ्रिक्शनलेस पिस्टन। पिस्टन को अगर दबाते हैं, अगर कंप्रेस करते हैं उस गैस को, तो उसका प्रेशर भी इंक्रीज होता है, टेम्परेचर भी बढ़ता है, वॉल्यूम कम होता है ना। तो अगर पिस्टन वापस से अगर खींचे तो उसका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर वापस से वही पहुंच जाएगा जो पहले था। तो ये भी रिवर्सिबल प्रोसेस है, ये रिवर्सिबल नहीं है ये। ठीक है, एन आइडियल गैस इज एनक्लोज इन पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विद एडियाबेटिक वॉल। एडियाबेटिक वॉल क्या होती है? जो कि एनर्जी ट्रांसफर नहीं करती है, नहीं होने देती है। ठीक है, एक सिलेंडर है पिस्टन वाले में, तो ए वेट डब्ल्यू इज एडेड टू द पिस्टन, पिस्टन पे एक वेट डालते हैं तो दबता है पिस्टन, तो गैस कंप्रेस होती है। ठीक है, गैस कंप्रेस होगी तो उसका वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो अगर वेट हटा देंगे तो वापस से अपनी वाली पहले वाली स्टेट में पहुंच जाएगा। तो ये भी इरिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है। ठीक है, तो ए आंसर करेक्ट होगा। और एट क्वेश्चन, इन द वीटी डायग्राम शोज इन अ फिगर, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन P1 एंड P2? प्रेशर। ठीक है, वी टी ग्राफ है, वी वॉल्यूम है, टी टेम्परेचर है, पी मतलब प्रेशर है। ठीक है, तो वॉल्यूम इस तरफ बढ़ रहा है और टेम्परेचर इस तरफ बढ़ रहा है। तो P1 के साथ क्या है कि टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, कितना है, और इसका वॉल्यूम कम है। ठीक है, और P2 के केस में वॉल्यूम ज़्यादा है, टेम्परेचर कम है। टेम्परेचर कम, टेम्परेचर पे ज़्यादा वॉल्यूम होना, इससे आप क्या समझ सकते हैं कि इसमें प्रेशर कम है। P2 यहाँ पे हम कम कह सकते हैं, P2 कम होगा P1 से। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, वॉल्यूम कम है, वॉल्यूम कम मतलब प्रेशर ज़्यादा है ना। P जो है टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है, और प्रेशर जो है वॉल्यूम के इन्वर्स प्रोपोर्शनल होता है। इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे P1 जो है ज़्यादा होगा P2 से, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, P1 P2 के इक्वल तो नहीं हो सकता, नहीं, ये तो गलत है, और ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है। और नाइन्थ क्वेश्चन में, द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल फॉर 1 मोल ऑफ गैस इज इक्वल टू। तो काइनेटिक एनर्जी गैस की, तो इसको कैसे निकालते हैं? गैस की काइनेटिक एनर्जी 1 मोल के लिए, मोल इसका फॉर्मूला होता है N/2 3RT। तो N यहाँ पे 1 मोल है, N का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स, तो N1 लगाएंगे तो टोटल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी उसकी गैस की 3/2 NRT। तो N1 है तो 3/2 RT इसका करेक्ट आंसर होगा, तो 3/2 RT इसका आंसर है। ठीक है, 10th क्वेश्चन देखते हैं। द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एट ए इंटरफेस ऑफ ग्लास, वाटर ग्लास 0 डिग्री। वाटर ग्लास का एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जो 0 डिग्री है, इथाइल एल्कोहल ग्लास का 0 डिग्री है, और यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, ये मरकरी होगा यहाँ पे, मरकरी ग्लास का 140 डिग्री है, और मिथाइल आयोडाइड ग्लास का 30 डिग्री। ठीक है, इतना ज़्यादा वो एंगल बन रहा है, फिगर में देख सकते हैं किस तरह से मरकरी का 140 डिग्री बन रहा है सबसे ज़्यादा। ये पूरा स्फेरिकल शेप में आ जाता है, ये ग्लास के साथ चिपकता नहीं है, और वाटर पूरी तरह से चिपक जाता है, इसलिए ये 0 डिग्री बना रहा है। और एक ग्लास कैपिलरी इज पुट इट थ्रो कंटेनिंग वन ऑफ दिस लिक्विड। कोई सा भी लिक्विड है इसमें, एक कैपिलरी ग्लास पुट किया गया इनमें, इट इज ऑब्जर्व दैट ए मेनिशियस इज कॉन्वेक्स। द लिक्विड इज, द लिक्विड, तो इस लिक्विड क्या है, कौन सा लिक्विड बता पूछ रहा है, कौन सा लिक्विड होगा वो जिसमें मेनिशियस कॉन्वेक्स होगा। मेनिशियस कॉन्वेक्स होने का मतलब क्या है, इस फिगर में आप देख सकते हैं, ये थोड़ा उठा हुआ है कॉन्वेक्स की तरह। ठीक है, तो ये ऊपर हो रखा है, ये ग्लास के साथ नहीं चिपक रहा, तो यहाँ पे वाटर नहीं हो सकता, वाटर होता तो कॉनकेव बनता, और इथाइल अल्कोहल होता, ये इसमें भी कॉनकेव बनता। इसका मरकरी करेक्ट आंसर होगा, इसमें मेनिशियस जो है कॉन्वेक्स बनेगा, और मिथाइल आयोडाइड ये तो दे, ये इसका 30 डिग्री है, 90 डिग्री से कम है, 90 डिग्री से जिसका ज़्यादा होता उसमें ही कॉन्वेक्स मेनिशियस बनता। ठीक है, और इन सब में कॉनकेव बनेगा तीनों में, ये आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11th क्वेश्चन, ए पेंडुलम सस्पेंडेड फ्रॉम द सेलिंग ऑफ ट्रेन एज पीरियड टी। एक पेंडुलम है, उसका पीरियड टी है, ट्रेन के सीलिंग से, ट्रेन की छत पे से लटक रहा है वो, लगाया हुआ है उसके छत पे। द ट्रेन इज एट रेस्ट,
जब ट्रेन एट रेस्ट पे होता है तो उसका पीरियड टी होता है। व्हेन द ट्रेन इज एसिलेटिंग विथ यूनिफॉर्म एसिलेशन ए, जब ट्रेन चल जाती है और एसिलेशन उसका ए रहता है, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बताना है, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, या फिर अनइफेक्टेड रहेगा, या फिर इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसमें आप इस फिगर में जैसे देख सकते हैं कि ट्रेन की सीलिंग है, यहाँ से पेंडुलम लटक रहा है। जब उसमें ग्रेविटेशन उस टाइम जी लग रहा था, और जब एसिलेट हो जाती है ट्रेन तो उसका जी जो है वो चेंज हो जाता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, ग्रेविटेशनल एसिलेशन, एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है ये बढ़ जाता है। तो एसिलेशन बढ़ जाने की वजह से आप टाइम पीरियड का फॉर्मूला है 2 पाई एल अपॉन में जी का होल रूट दे रखा है। तो यहाँ पे जी बढ़ जाता है तो टाइम पीरियड कम हो जाता है, इस फॉर्मूले से देख सकते हैं। इसी तरह ये टाइम पीरियड कम हो जाएगा तो इसका आंसर बी होगा, डिक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्सिस। पॉजिटिव एक्सिस के अलोंग प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला। ठीक है, ये आंसर करेक्ट है, वाई ए साइन ए एक्स माइनस ओमेगा टी। तो माइनस दे रखा है यहाँ पे, इसका मतलब ये पॉजिटिव है। अगर प्लस दे रखा रहता, अगर नेगेटिव पूछता, नेगेटिव एक्सिस, तो प्लस वाला पे क्लिक करते। ठीक है, अगले 4 क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 13 से 16 तक एसेशन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन है, रीजन वाले क्वेश्चन। इसमें आपको अगर एसेशन और रीजन दोनों करेक्ट होते हैं और दोनों का करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता है, रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता है एसेशन का, तो ये ऑप्शन लगाएंगे। और दोनों करेक्ट है लेकिन रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं देता तो बी लगाएंगे ऑप्शन। और अगर एसेशन सही है और रीजन फॉल्स है तो सी ऑप्शन लगाएंगे। अगर एसेशन भी फॉल्स है और रीजन भी फॉल्स है तो डी ऑप्शन लगाएंगे। 13th क्वेश्चन में एसेशन दे रखा है, न्यूटन सेकंड लॉ इज ए रियल लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ रियल लॉ ऑफ मोशन है, ये करेक्ट है। और न्यूटन सेकंड लॉ इज एप्लीकेबल फॉर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसका रीजन दे रखा है, ये करेक्ट है या नहीं है। न्यूटन के सभी लॉ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए एप्लीकेबल है। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, इनर्शियल मतलब न्यूटन का फर्स्ट लॉ इनर्शिया, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें कोई भी बॉडी मूव कर रही है तो किसके रिस्पेक्ट में मूव कर रही है, उसके आसपास क्या है, वो किसके रिलेटिवली रिलेटिवली वेलोसिटी उसकी क्या है, रिलेटिवली डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये सब उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, उसके चारों तरफ का फ्रेम। ठीक है, तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब आप समझ सकते हैं। तो ये एप्लीकेबल होगा, ये भी करेक्ट है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अगर एप्लीकेबल ऑफ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये बहुत ही बेसिक है, इसलिए ये रियल ऑफ है, तो ये करेक्ट होगा, इसका ए ऑप्शन सही है, एक्सप्लेनेशन करता है रीजन एसेशन का। और 14 क्वेश्चन में एसेशन दे रखा है, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी इज सेम वट एवर बी द एक्सिस ऑफ रोटेशन। मोमेंटम ऑफ इनर्शिया सेम होगा अगर कुछ भी उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, नहीं है तो गलत होगा। एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करता है मोमेंटम ऑफ इनर्शिया। रीजन आर दे रखा है, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ओनली इट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। ओनली यहाँ पे दे रखा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे तो डिपेंड करता ही है लेकिन उसके साथ और भी और चीज़ों पे भी डिपेंड करता है, जैसे कि ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है, एक्सिस पे डिपेंड करता है, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा, एक्सेशन फॉल्स है, रीजन भी फॉल्स है। ठीक है, 15 क्वेश्चन दे रखा है, साउंड वेव कैन नॉट प्रोपगेट थ्रू वैक्यूम बट लाइट वेव कैन। साउंड वेव वैक्यूम से प्रोपगेट करता है लेकिन लाइट वेव प्रोपगेट नहीं करता, लेकिन लाइट वेव करता है। ठीक है, ये भी सही है, करेक्ट स्टेटमेंट है ये। और रीजन इसका क्या दे रखा है, साउंड वेव कैन नॉट बी पोलराइज बट लाइट वेव कैन बी पोलराइज, ये भी सही है। लाइट वेव पोलराइज नहीं, पोलराइज होती है लेकिन साउंड वेव नहीं होती। ठीक है, तो इसका रीज़न करेक्ट है या नहीं है इसको देखना पड़ेगा। प्रोपेगेट वैक्यूम में साउंड वेव नहीं करती, क्या इसका रीज़न है कि वो पोलराइज नहीं होती इसलिए नहीं करती? नहीं, रीज़न ये है कि साउंड वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है और लाइट वेव एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसलिए वो वैक्यूम में ट्रैवल करती है। साउंड वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, इसलिए वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करती। तो इसका रीज़न ये होना चाहिए, पोलराइज से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो रीज़न इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं देता है, तो इसका आंसर बी होगा। 16th क्वेश्चन देखते हैं, एक्सेप्शन दे रखा है, द फंक्शन वाई टी ए साइन ओमेगा टी रिप्रेजेंट ए सिंपल हार्मोनिक मोशन। हाँ, ये करेक्ट है, ये रिप्रेजेंट करता है एस एच एम को। इसका रीजन दे रखा है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन एस एच एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स एक्सेलरेशन। यहाँ पे
डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन क्या होता है, एक्स टी इजकल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, इसका अगर एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा ये वेलोसिटी आ जाएगा, फिर उसको दूसरी बार डेरिवेटिव करेंगे तो एक्सेलरेशन आएगा। एक्सेलरेशन में जो ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव ये डिस्प्लेसमेंट का ही फंक्शन है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ही लिख देंगे। तो डिस्प्लेसमेंट जो है ओनली एक्सेलरेशन के प्रोपोर्शन है, एक्सेलरेशन के स्क्वायर के प्रोपोर्शन नहीं है, इसलिए ये जो स्टेटमेंट है इनकरेक्ट है, कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन के प्रोपोर्शन है डिस्प्लेसमेंट नहीं। तो ये करेक्ट, ये इनकरेक्ट, तो सी ऑप्शन होगा ये। ठीक है, बाकी इस वीडियो में इतना ही। सेक्शन बी जो है वो उसके लिए अगली वीडियो आएगी। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक भी कर दो वीडियो को, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दो। ठीक है, अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।